कुछ दिन पहले मैंने क्लाइमेट चेंज की बात की थी इसी सुंदर से पार्क से। ये सुबह का टाइम बहुत बढ़िया टाइम होता है। लाइट की कंडीशन बहुत अच्छी होती है, आसपास में कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता और वो जो बड़े मिलिट्री प्लेन्स ऊपर से जाते हैं जो बहुत नॉइजी होते हैं वो भी जा चुके होते हैं। तो आज बात मैं करना चाहता हूँ वोल्केनोज की। हम हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जब कोई वोल्केनिक इरप्शन कहीं दुनिया में होती है तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं होती। हम सोचते हैं अरे दूर है, कोई बात नहीं। और इनफैक्ट हमें अफसोस होता है कि हमारे यहाँ कोई वोल्केनो नहीं है। एक वो बैरन आइलैंड में दूर में है, अंडमान में, जो आजकल थोड़ा एक्टिव रहता है। तो पर जहाँ वोल्केनोज हैं वो लोगों को बड़ा मजा है। हवाई का देखिए क्या टूरिज्म है और क्या वो एक जिसको बोलते हैं रोमांच है और रोमांस है वोल्केनोज का। थोड़ी सी बातचीत हल्की फुल्की वोल्केनोज के बारे में मैं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आज वोल्केनोज एक्टिव नहीं हैं तो पहले भी नहीं थे। इनफैक्ट हिंदुस्तान के नक्शे को देखिए, जियोलॉजिकल मैप को देखिए, जो मैंने कुछ 26 जनवरी की जो टॉक थी मेरी उसमें लगा रखा था, इंडियन जियोलॉजिकल लैंडस्केप, उसी पे थी मेरी वो टॉक एनएसएस के बच्चों के लिए, मुंबई के लिए। मैंने उसको अपने यूट्यूब पे अर्थ टॉक्स पे लगा रखा है। जो ग्रीन पैच है वेस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया को थोड़ा कवर करता है, आंध्रा तक जाता है। मैंने उसमें काम किया हुआ है 1972 में, 73 में, जब मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में था, आंध्रा में पोस्टेड था। 5 फ्लोज जो हैं डेक्कन वॉल्केनिक्स के हमने मैप किए थे। डेक्कन वॉल्केनिक्स की जो थिकनेस है उस एरिया में, टोटल हिंदुस्तान में जो मैक्सिमम थिकनेस है तकरीबन 4.25 किलोमीटर की है। और वो वॉल्केनिक एक्टिविटी दुनिया की सेकंड बिगेस्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी थी। हिंदुस्तान यहाँ नहीं था जहाँ अब है, वो थोड़ा दूर था। और ये तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले की वॉल्केनिक एक्टिविटी है। और बाढ़ आती थी, लावा की बाढ़ आती थी और आते गई बार बार आते गई। और टोटल कितने सारे फ्लोज हैं, और ढेर सारे, ये तो मैंने 5-6 की बात की, ढेर सारे हैं। और वो भूवैज्ञानिकों का मानना है कि वो तकरीबन 36-40 हजार साल तक चली। जब इतनी लंबी कोई वोल्केनिक एक्टिविटी चलती है तो क्या होता है, उस वक्त वो हमारे डायनासोर्स, बहुत जो हमारे आज के क्या कहिए उनको, हमारे हीरो हैं, हमारे बच्चे सभी उन पे दीवाने हैं, मेरा ग्रैंडसन भी बड़ा उस पे दीवाना है, वो उसमें विलुप्त हो गए। क्यों हो गए विलुप्त? आजकल हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं ना, वो एयर पॉल्यूशन जो डायनासोर्स ने उस वक्त देखा उसकी रीस नहीं। वो एयर पॉल्यूशन इतने हजारों साल की वोल्केनिसिटी से जो हुआ, पूरा आसमान में क्या हुआ होगा, एसिड रेन हुई होगी, वो फ्यूम्स, वो राख, और सूर्य की रोशनी ब्लॉक हुई होगी, और उसके तुरंत बाद एक आइसेज आई होगी। ये सब अंदाजा मैं कर रहा हूं, पर यह अक्सर होता है। अभी हमारे यहाँ पे महीना भर चंडीगढ़ में धूप नहीं निकली थी तो मेरे मन में ख्याल आता था, इनफैक्ट जियोलॉजिस्टों के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि वो जो टोंगा में वोल्केनिसिटी हुई है, वो जो इरप्शन सी वाटर के नीचे से यूं करके ऊपर को गई और बहुत ऊंचे से गई, और सैटेलाइट्स ने देखा है, क्या सुनामी भी आई उसके बाद में। तो क्या कोई ऐसी चीज एकदम से आ जाए जिसके बारे में हमने सोचा नहीं? ये कमबख्त कोविड, कोरोना भी तो ऐसे ही आ गया, हमने सोचा भी नहीं। इनफैक्ट जब चीन में आया हम फिर भी निश्चिंत थे, हमें लग रहा था अपने यहाँ नहीं आएगा। मुसीबत ये है कि ये हवाई जहाज से आता है, बिना टिकट के बैठ जाता है दिल में बैठ जाता है, किसी के दिल क्या, फेफड़ों में बैठ जाता है, गले में बैठ जाता है और आ जाता है, अटैची में बंद होके नहीं आता। तो ज्वालामुखी की बात कर रहा था। सेकंड बिगेस्ट वोल्केनिक एक्टिविटी ऑफ द अर्थ हिस्ट्री वो हिंदुस्तान में हुई। हिंदुस्तान उस वक्त ये हिंदुस्तान नहीं था, ये पॉलिटिकल सीन नहीं था। पहले ज्योग्राफिक सीन ऐसा था कि हिंदुस्तान तिब्बत से
थोड़ा दूर था। धीरे धीरे करके बहुत बहुत साल से, बड़े मिलियन ईयर्स से पहले से वो चला हुआ था। हिंदुस्तान जो है तिब्बत की तरफ चला हुआ था। अल्टीमेटली वो तिब्बत से टकराया और 2 लेयर्स हो गए और अल्टीमेटली पहाड़ बन गया। हिमालय ऐसे ही करके बना है और इधर में ऊंचाई हो गई तो मानसून हमारी स्टार्ट हो गई थी तकरीबन 50 मिलियन ईयर्स बैक से। और वो जो मैरीन रॉक्स थी क्योंकि समुद्र था बीच में, जो लास्ट मैरीन रॉक्स बनी वो धर्मपुर के पास में, सुबाथू के पास में जो मैरीन रॉक्स हैं जिनमें मैरीन शेल्स मिलते हैं, वो लास्ट थी। उसके बाद में एस्टोरिन रॉक्स थी जो रेड रॉक्स हैं दक्षाई की, और फिर तो कसौली की तो फ्लूवियल रॉक्स हैं, नदियों में बनी हैं। जो हिमालय से बड़ा भारी मलबा आ रहा था वो उधर का है उनका ओरिजिन। तो वोल्केनिक रॉक्स की मैं बात कर रहा था। दूर क्यों जाते हैं? ये होटल नॉर्थ पार्क है, इसके पीछे घग्गर नदी में एक सेक्शन आपको दिखता है, वो घग्गर के पुल से अगर आप जाते हुए नाडा की तरफ जाते हुए आप लेफ्ट साइड में देखिए तो उसमें एक ग्रे लेयर है 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब का। वो दख्ते नवार अफगानिस्तान में 2.5 मिलियन ईयर्स पहले वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, तो राख दूर तक जाती है। ज्वालामुखी की राख और पोल्यूशन बहुत दूर तक जाती है। वो यहाँ किसी झील में शिवालिक टाइम्स में उसमें गिरी और वो इसके अंदर हमें वो लेयर मिल रहा है। उस पे लोग रिसर्च करते हैं और उसके बारे में कोई शक शुबा नहीं है कि वोल्केनो की राख, अफगानिस्तान के वोल्केनो की राख यहाँ गिरी और यहाँ पे वो फॉसिलाइज हो गई और यहाँ वो मौजूद है, कोई भी जाकर उसको देख सकता है। मंडी वाले जब मंडी में जाते हैं तो वहां पे एक बहुत पुराने जमाने की, हिमालय के बनने से तो बहुत ही पहले, एक वोल्केनिक रॉक्स हैं जिनको दार्ला वोल्केनिक्स बोलते हैं। उस पुल के पास में आप देखिए, आपको वेसिकल्स मिल जाएंगे गैसेस के निकलने के। तो ये एक उदाहरण 2 मैंने आपको यहाँ पे दी जो बहुत पास हैं हमारे चंडीगढ़ के। और पूरा हिंदुस्तान वो ब्लैक कॉटन सॉइल जिसको बोलते हैं, उन्हीं ज्वालामुखी रॉक से, डेक्कन वोल्केनिक्स की ज्वालामुखी रॉक से ही बनी है ये ब्लैक कॉटन सॉइल्स। तो ये मैंने 2 उदाहरण दी। मैं जो सवाल जो मैं आज उठाना चाह रहा था, क्या ये इक्का दुक्का जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, इटली में हुई, टोंगा में हुई और आइसलैंड में हुई थी, क्या इसके बारे में हमें सोचना चाहिए? इससे चिंतित होना चाहिए? अक्सर हम चिंतित तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हमारा तो पूरा देश का एयर पोल्यूशन का क्या, हमारी कितनी बदनामी हो गई। हमारा टूरिज्म का भट्ठा बैठ गया, हमारे तो अपने ही लोग भाग रहे हैं यहाँ से। कोई यहाँ पे डिप्लोमेट आता है छुट्टी लेके विदेश में ही रहता है, अपने घर में रहता है कि, और जाता भी है डॉक्टर को दिखाता है तो वो बोलते सिगरेट पीनी बंद कर दे यार। वो कहते हैं यार मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। कहते अरे अरे दिल्ली में रहता, अच्छा, तो वो धुआं 30 सिगरेट के बराबर का धुआं आपके फेफड़ों में जा, तो हम उसकी चिंता तो करते ही नहीं है। हम तो बड़े निश्चिंत लोग हैं। हमें चिंता करनी चाहिए, पर जो मैं आज कह रहा हूं, मैं आपको डराने नहीं आ रहा हूं, मैं कोई चिंता नहीं कराने आ रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा वोल्केनोज का रोमांच करा रहा हूं। एक आपको याद होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, अमेरिका गए हुए थे, आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फटा था। पूरे यूरोप की फ्लाइट्स जो थी बैठ गई थी। बड़े बड़े स्टूडेंट जो बेचारे को किसी इधर जाना था एयरपोर्ट पे लिटे हुए थे, जैसे हमारे रेलवे स्टेशन पे लोग लिटे रहते हैं, फंस गए थे, ना इधर जाने के थे ना उधर जाने के थे। एक छुट्टे से वोल्केनो ने पूरा यूरोप बिठा दिया था। आजकल बात होती है कि जो माउंट एटना फटा है इटली में, ये फटता ही रहता है, पर अब के अच्छे से फटा है, बहुत जोशो खरोश के साथ और बड़ी, जिसको बोलते हैं बड़े ग्रैंडर के साथ वो फटा है। ये पूरे यूरोप में कुछ कर सकता है। लावा तो नहीं दूर फैलेगा, पर जो ऊपर जाता है बड़ी ताकत के साथ में, राख और धुआं, वो बहुत कुछ कर सकता है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत जिसको बोलते हैं बिठा सकता है पूरे यूरोप को। ये आइडिया है, भगवान करे ऐसा ना हो। पर हम अक्सर कहते हैं अरे बुरा ना बोलो यार, या डराओ ना यार, गंदी गंदी बातें ना बोलो। तो गंदी बात नहीं हम बोल रहे हैं, हम सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं।
थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए ना, किसी भी बहाने बढ़ जाए, अच्छा रहता है। तो ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सोचें, परिवार में बातचीत करें, छोटे बच्चों से बातचीत करें। हमारा तो जो लाडला है हमारा कबीर 6 साल का है, डायनासोर और वोल्केनो, लैंडस्लाइड तो बाद में आता है, भूचाल भी तीसरे नंबर पे आता है। यही है दो जो बच्चों की अगर उसकी है तो मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों बच्चों की हिंदुस्तान में और दुनिया भर में जो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है वो वोल्केनोज है। वोल्केनोज हैं और वोल्केनोज का और ज्वालामुखी का, डायनासोर्स का बड़ा भारी, जिसको बोलते हैं ना घी खिचड़ी का रिश्ता है। वो उसके चक्कर में ही तो बेचारे वो यहाँ से उनकी छुट्टी हो गई। तो अगर भाइयों बहनों ये सोचिए, अगर वो बेचारे डायनासोर्स जो हमसे कहीं ताकतवर थे और हम तो अभी भी आए, अभी आए, अगर पूरे धरती के इतिहास को आप 1 घंटे में सिकोड़ दीजिए तो उस इतिहास में जो हमारा पूर्वज इंसान का शुरू का था वो सिर्फ 2 सेकंड पहले आया था। तो हमारी क्या औकात है धरती के, तो उसमें कुछ नहीं। अब भी जैसी हमारी हरकतें हैं, जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारे को स्टैनफोर्ड के यहाँ नोबेल लॉरेट आए थे लेक्चर के लिए इंस्पायर में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैंने ऐसी चाय पे उनसे बातचीत कर ली। मेरी आदत है बड़े से बड़े आदमी से मैं जाके बात कर लेता हूँ, बचपन से मेरे को माँ बाप ने सिखाया था। डरने की क्या बात है, बातचीत तो कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे कहा था जितना पॉल्यूशन चल रहा है 100 साल से ज्यादा इंसान सरवाइव नहीं करेगा, बाकी जो और बायोडाइवर्सिटी है वो सरवाइव कर जाती है। इंसान बहुत सेंसिटिव है, ये बच नहीं पाएगा। और अगर ये स्पीड बढ़ गई तो ही सेट के 60-70 साल। और अब मुझे चिंता यह है कि अगर ज्वालामुखी आजकल ज्यादा नहीं पड़ रहा कुछ, शायद मेरा फोकस उधर है। टोंगा में तो कभी सोचा नहीं था ऐसे करके आएगा। ये माउंट एटना, वो हवाई वगैरह, जापान, वो पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर वहां तो एक्टिव रहता ही है। तो समुद्र के नीचे से और आइस, एंटार्क्टिका में नीचे से, उस आइस कैप के नीचे भी तो ज्वालामुखी हैं। अगर कोई वहां पे कोई ताकतवर फट गया और उसने आइस कैप की छुट्टी कर दी या डैमेज कर दिया तो भी हमें काफी चिंता हो जाएगी। मैं एक दूसरी बात भी बोलता हूं, अगर बहुत ज्वालामुखी फटे दुनिया भर में एक साथ इकट्ठे फट गए, क्या हमारी तैयारी है वैसी इवेंचुअली? नहीं, हमको तो नहीं, ऐसा गंदा नहीं सोचना। लेट अस लुक द अदर वे। खतरे को हम देखते नहीं है, कहते खतरे की तरफ नहीं देखना, वो ऐसे नींद खराब होती है, जब आएगा तो आएगा। ऐसी धारणा है हम लोगों की। थोड़ा सोच लेते हैं, सोचने में क्या नुकसान है। मुझे परसों एक बहुत बड़े एक लेजेंड से मैंने बात की थी। उन्होंने बताया एक लेजेंडरी स्टोरी है कि गंगा गायब हो गई, तो राजा ने भेजा कि देख के आओ कहाँ क्या हुआ। वो गंगा जहां से आ रही थी पीछे गए और अल्टीमेटली वो पहुंचे कि जिन ग्लेशियर से आ रही थी वो बहुत बढ़ गए थे, आइसेज आ गई थी। पिछले 18,000 साल में ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी स्टार्ट हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से के बाद में बढ़ गई थोड़ी। ये टेम्पररी फेज है, पर मैन के लिए तो इतना ही काफी है। हम तो अभी तो आए हैं, अभी तो हमारी जिंदगी चालू हुई है, और इसी दौरान अगर आप बट्टा बिठा दीजिए 4 दिन खुशी के, उसी को बर्बाद कर दीजिए तो मुश्किल हो जाती है ना। मैं उल्टा आपको बता रहा हूँ। देखिए, वोल्केनोज अगर बहुत ज्यादा फट जाए, एक थ्योरेटिकल चीज है, भगवान करे ना फटे, वैसे फट गए तो बड़ा क्या नजारा होगा। पर वो नजारा जो है ना, उस हमारे नाक में दम कर देगा, हमारा जीना हराम कर देगा। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता इतने फट गए, इतने लंबी वर्षे तक के आइसेज आ गई, जो आइसेज एक्चुअली पिछले 10,000 साल में भी 4 के करीब आई हैं, उनको मिनी आइसेज बोलते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आइसेज के बारे में। कोई ऐसा नहीं है कि आइसेज कोई आ चुकी बस अब हम निश्चिंत हैं और अब तो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करें। उल्टा भी हो सकता है। हॉलीवुड की फिल्मों में तो देखने को मिलता है ना, वो द डे आफ्टर टुमारो एटसेट्रा, वो 2012 वगैरह वगैरह बहुत सारी, वो सब मनगढ़ंत था, एक फिल्मिंग थी, एक नरेशन था। बट जो मैं कह रहा हूं एक भूविज्ञानी का नरेशन है। तो सब तरफ थोड़ा सा मन के घोड़े दौड़ाएं, थोड़े ज्ञान बढ़ाएं और थोड़ा सोचते रहें। सोचने में कुछ नुकसान नहीं है। कुछ नहीं होगा तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है बड़े भारी ज्ञानी विज्ञानी बन जाएंगे। तो प्लीज सोचिए, अगर कहीं आइसेज आ जाती है और नदियां गायब हो जाती हैं, ग्लेशियर बढ़ने लगे, हमें ग्लेशियर के घटने की चिंता है, कहीं नदियां गायब हो जाएं तो हमारा क्या होगा। और सी लेवल और पीछे को चला गया
तो फिर भी हमें बड़ा प्रॉब्लम पड़ जाएगी। सी लेवल के बढ़ने से भी हमें प्रॉब्लम है, सी लेवल के घटने से भी हमें प्रॉब्लम। इस वक्त हमारा अगर स्टेटस को रहे, जैसा है वैसा रहे, पॉल्यूशन घट जाए, हरियाली बढ़ जाए, ये शोर शराबा फिर आ गया ऊपर आसमान से, ये घट जाए तो सबसे बढ़िया है। उसके लिए हमें सबको थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी है अपने पर्यावरण की, और थोड़ा जिसको बोलते हैं ना सियानप से काम लेना है। सो बी वाइज, बी हेल्दी, बी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।